गुड इवनिंग सभी को। देखो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो अभी कमेंट आया है कि हर रोज़ कितने बजे क्लास स्टार्ट होगी। क्लास सेम यही टाइम रहेगी, 7 से 7:50, 7 से 8 या 7 से 7:50, 7:45, जो ये टाइम है अपना ये रहेगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन आज की। तो आपके जो सारे डाउट हैं वो मैं दूर कर दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है भाई, एनाटोमी में थ्योरी के 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। क्लियर ये बात? 100 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 100 नंबर का। आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए होते हैं? 100 नंबर। वो कुल मिला के आने चाहिए, चाहे फर्स्ट में आप 60 ले आओ, 70 ले आओ, सेकंड में 30 लेके आ जाओ। फर्स्ट में आप 30 लेके आ जाओ, सेकंड में 70 लेके आ जाओ। ठीक है, तो मतलब टोटल मिला के आपको 100 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ओके, अब आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं लास्ट में रिप्लाई कर दूंगा। आप सारे कमेंट्स करते रहो, आपके डाउट करते रहो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखो अपन अपनी जो क्लास होगी एनाटॉमी की, पेपर फर्स्ट की क्लास लेंगे अपन ओनली आयुर्वेदा पार्ट की, जो 50 नंबर में आता है ना। जैसे पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th, 11, 12 और 13, ये जो ये 13 चैप्टर है ना, उनकी मैं क्लास लूँगा। अब आप बोलोगे मॉडर्न की कब से लोगे? देखो मॉडर्न की अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं जल्दी ही लूँगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैं क्लास किसके लेने वाला हूँ, मतलब एनाटोमी के। और आप ये जो डॉट है ना, इस पर ध्यान दिया करो कि मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ कि एनाटोमी की ये 13 चैप्टर है ना, इनकी मैं क्लास लेने वाला हूँ, मतलब 50 नंबर की। फर्स्ट पेपर का जो पार्ट ए है उसकी मैं क्लास लेने वाला हूँ। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक क्लास ली है, डेमो क्लास पहले 13 तारीख को ले चुका हूँ मैं। लेकिन वो क्या है कि बहुत पहले क्लास ली थी, और बीच में क्या रक्षाबंधन था, तो मुझे पता था कि सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, गांव जाएंगे, इसलिए मैंने उस क्लास को मैंने स्टार्ट नहीं की। 16 से अपन स्टार्ट करने वाले थे एनाटॉमी की रेगुलर क्लास। लेकिन मुझे पता था, जैसे मैं खुद भी गांव जाके आया हूँ और बच्चे भी गांव गए होंगे, तो इसलिए मैंने फिर 16 से कैंसिल करके 25 से स्टार्ट कर दी। तो ऑलरेडी 25 रजिस्ट्रेशन मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, और 25 मुझे चाहिए, मतलब टोटल 50 स्टूडेंट ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए ग्रुप में। जो बच्चे पदार्थ विज्ञान की और अष्टांग की क्लास लेते हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से क्लास लेता हूँ, प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से क्लास लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपन क्लास की तरफ। अब यहाँ पे देखो रचना शारीर, एनाटॉमी की अपन बात कर रहे हैं, तो एनाटॉमी की क्लास लेंगे। थ्योरी के 2 पेपर्स, 200 मार्क, 100 मार्क्स ईच, मतलब ये मैंने बता दिया आपको। पेपर फर्स्ट पार्ट ए 50, मतलब इसकी मैं क्लास लेने वाला हूँ। पेपर फर्स्ट के पार्ट ए की 50 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी। तो अध्याय प्रथम, प्रथम अध्याय अपन डेमो क्लास ले रहे हैं, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो पहली क्लास डेमो क्लास ली थी वो बहुत से बच्चे नए आए हैं। तो बहुत से बच्चे नए आए ना, उनके लिए मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अपन जो रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कल से स्टार्ट है 25 तारीख से, तो वो भी अपन शुरू से ही करेंगे। ऐसे नहीं कि डेमो क्लास में मैंने बता दिया तो आप वहाँ से पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल शुरू से और बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से, और 100% तक लेके जाएंगे। तो अध्याय प्रथम, शरीरो उपक्रमणीय शारीर। तो जो पहले चैप्टर का नाम है वो ये है, शरीरोपक्रमणीय शारीर। अब देखो चैप्टर का नाम याद होना जरूरी क्यों है? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शरीरोपक्रमणीय शारीर से आप क्या समझते हैं। जो चैप्टर का नाम है, मतलब उस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, आपको क्या क्या स्टडी करना है, वो आपको पता होना चाहिए। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं कि वो डायरेक्ट स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि मैं कहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, कि सिलेबस में है कि नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया कि एनाटॉमी के 2 पेपर होते हैं। उनमें जो फर्स्ट पेपर है पार्ट ए 50 नंबर का, उसमें आयुर्वेदा पोर्शन है ओनली। तो आयुर्वेदा पोर्शन में आपको पढ़ाऊँगा। वो 13 चैप्टर आते हैं उसमें। 13 चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है शरीरोपक्रमणीय शारीर है। क्लियर? अब सिलेबस आपको देखना है कि उस चैप्टर में क्या क्या है। मतलब जब तक आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा तो आंसर कैसे याद करोगे? आंसर तो लेंदी होता है, बड़ा होता है, तो पहले क्वेश्चन को याद करो। अब क्वेश्चन को कैसे याद करोगे? रटोगे थोड़ी क्वेश्चनों को, नहीं, आपको सिलेबस देखना है। जैसे कि अब सिलेबस क्या है पहले चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट शारीरोपकरणीय शारीर, तो सिलेबस क्या है पहले चैप्टर में? जो अपना जो डिसाइडेड सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग अपन को स्टडी करनी है, जो अपना बेस है, जो अपना आधार है, वो क्या है? किसके आधार पर अपन बताएंगे भाई इतना पढ़ना है, ये बाकी को छोड़ना है? किसके आधार पर? सिलेबस के आधार पर। तो सिलेबस क्या है? तो इसलिए सिलेबस को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्वेश्चनों को समझने के लिए, क्या क्या स्टडी करना है वो समझने के लिए, कोई पॉइंट आपका छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, उसके लिए। अब ये तो हो गई, मैं बात कर रहा हूँ कि सिलेबस क्यों समझना है।
अब मैं आपको बता दूँ, इस क्लास में आपको देखो ये जिस तरीके से ये PDF है फर्स्ट चैप्टर की है, अध्याय प्रथम शरीरों उपकरणीय सारे, इसी तरीके से आपको ये 13 चैप्टर जो मैं आयुर्वेदा के पढ़ाऊँगा ना, उनकी आपको PDF मिलेगी हैंड रिटन, ठीक है। इनके आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई पहला चैप्टर हो गया, उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे हैंड रिटन मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। अब उस फर्स्ट चैप्टर में कितने श्लोक इंपॉर्टेंट है, 1 श्लोक इंपॉर्टेंट है, 2 है या 3 है, वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे 13 चैप्टरों के, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जो मतलब 13 चैप्टरों का कंबाइंड एक क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे मिनिमम, तो वो आपको मिलेगा। मतलब 4 चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, चैप्टर वाइज, हैंड रिटन क्वेश्चन चैप्टर वाइज, हैंड रिटन इंपॉर्टेंट श्लोक चैप्टर वाइज, और एक क्वेश्चन बैंक, 4 चीज़ तो आपको मिलेगी। अब मान लो बच्चा, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम किसी कारणवश कि हम आ नहीं पाए, जैसे क्लास आज मिस हो गई, तो हम क्या कहाँ पे देखें, क्योंकि हमारी क्लास तो मिस हो गई, हमारा नुकसान हो गया। तो उनके लिए रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, जो अपन क्लास लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल जाएगी। जैसे आज क्लास है 7 बजे, तो ये नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे या 8 बजे तक आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। आप उससे देख के आपका कवर कर सकते हो, तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। 24 आवर्स आपके, मतलब 24 आवर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऑन रहोगे, आप कभी भी एनी टाइम मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम और मैं आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। अगर आपको रिप्लाई टाइम पे नहीं मिलता विदिन 5 मिनट, तो समझ लीजिए कि हम थोड़ा सा बिजी हैं, तो लेकिन जल्द ही आपको रिप्लाई देंगे, जो आपका डाउट है, जो आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो आपकी फैसिलिटी हो गई। फीस आपको पता है कि 999, जो कंप्लीट 13 चैप्टर हैं उसकी 99 मतलब 999 रुपये फीस है। क्लियर ये बात। मैंने आपको पता है ऑफर भी चलाया था कि जो बच्चे, मेरे मतलब बर्थडे था 15 अगस्त का, तो जो बच्चे ने वो 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको 200 रुपये का डिस्काउंट भी दिया था मैंने, शायद आप मिस कर गए उस समय, लेकिन कोई बात नहीं है। 999 ये आपका चार्ज है, क्योंकि मेरी फ़ीस पहले 1200 थी, लेकिन मैंने 99 कर दी उसको ना, तो आपके लिए किया ये। और ये 30 सितंबर तक क्लास लगेगी, मतलब 25 से 30 में, 1 महीना 5 दिन में अपनी पूरी 13 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी, रिकॉर्डिंग 1 महीने के बाद, जैसे क्लास 30 सितंबर को पूरी रहती है, तो 30 अक्टूबर तक की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, मतलब 1 महीना आपको रिवीजन के लिए भी दिया जाएगा रिकॉर्डिंग, फिर 30 अक्टूबर के बाद रिकॉर्डिंग हटा दी जाएगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करें क्लास अब। ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन वेरिप नॉलेज। अब कुछ कमेंट हैं, उनके मैं आंसर दे देता हूँ कि कितने बजे से क्लास होगी। क्लास का सेम टाइम यही रहेगा। फिजियोलॉजी की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, फिजियोलॉजी क्लास का भी कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरी अष्टांग की भी चल रही है, पदार्थ की भी चल रही है, और एना की स्टार्ट करी थी, सेकेंड ईयर की भी चल रही है। तीसरा क्वेश्चन है अपना जो चैट में क्या आया है कि अष्टांग की भी क्लास लेनी, आप अष्टांग की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर देना, जिसको पदार्थ की क्लास लेनी वो भी मुझे मैसेज कर देना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। संस्कृत की क्लास करेंगे अपन स्टार्ट 15 सितंबर से, ठीक है। अभी कमेंट आया कि संस्कृत की क्लास कब से स्टार्ट होगी। संस्कृत की क्लास क्योंकि काफ़ी डिमांड है, तो 15 सितंबर से मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। नीट के बाद में जो बच्चे नीट दे रहे हैं उनके बाद में फ्री होने के बाद 15 सितंबर के बाद में मैं संस्कृत की क्लास स्टार्ट करूँगा। ओके, तो अपन अब स्टडी कर लेते हैं, बहुत नॉलेज हो गई। तो ये सिलेबस में कितने पॉइंट है, फर्स्ट चैप्टर में 10 पॉइंट है। कौन कौन से हैं, शरीर एंड शारीर वाक्यम, डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर। देखो एक तो है शरीर, एक है शारीर, तो इनकी डेफिनेशन मतलब शरीर में क्या अंतर है और शारीर क्या है, तो ये दोनों वर्डों में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई शरीर और शारीर में अंतर बताइए, शरीर की परिभाषा लिखिए और शारीर की परिभाषा लिखिए। तो आपको क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा सिलेबस से, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है अंग प्रत्यंग विभाग, सब डिवीजन, अपनी जो बॉडी के जो डिवीजन किए हैं भाई, कितने डिवीजन में पार्ट किया, अष्टांग हृदय ने कितने में बांटा, सुश्रुत ने कितने में बांटा, आचार्य चरक ने कितने में बांटा। अब देखो मैं आयुर्वेदा में अपने जो रेस्पेक्टेड आचार्य उनके आगे आचार्य लगाते हैं, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट, और कभी कभी मैं डायरेक्ट चरक सुश्रुत वाग्भट भी बोल देता हूँ, तो बुरा मत मानना, बहुत से बच्चे बुरा मान जाते हैं क्योंकि बार बार फॉलो में नहीं होता। अब है तीसरा, नहीं दूसरा था षडंगत्व, 6 रीजन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी को जो 6 पार्टों में बांटा है, और तीसरा था अंग प्रत्यंग विभाग, सब डिवीजन। फोर्थ पॉइंट अपना मृत शरीर संशोधन, कि मृत शरीर संशोधन, अब जैसे कि जो कैडेवर होता है ना, जो आप डिसेक्शन करते हो, आप एनाटॉमिक लैब में गए होंगे, डिसेक्शन करते होंगे, तो उसका संरक्षण कैसे करते हो कि वो खराब नहीं होता, कि वही फॉर्मूलन कितना डालते हैं उसमें, कितना क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं ताकि वो उसमें स्मेल ना आए, बदबू ना आए, उसके अंग प्रत्यंग गले ना, तो क्या क्या किस तरीके से उसको प्रिजर्व करते हैं, मतलब एक तरीके से संरक्षित करते हैं सबको सड़ने से बचाने के लिए, तो वो सारा प्रोसेस इस चैप्टर में है। पांचवा पॉइंट है
शारीर शास्त्र विभाग मतलब शारीर शास्त्र के विभाग, जो मतलब एक तरीके से एक तो है शरीर और एक है शारीर। तो शारीर शास्त्र के जैसे कि एनाटॉमी के कितने विभाग है भाई, कौन कहाँ पे आपको स्टडी करने को मिलता है, कौन कितने ग्रंथ लिखे हुए हैं, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। शारीरिक ज्ञान प्रयोजन, भाई अपन क्यों स्टडी करते हैं एनाटॉमी, इसके बारे में अपन को जानना है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस पढ़ते नहीं है, जैसे शॉर्ट नोट्स ले लिए। अब शॉर्ट नोट्स क्या होता है एक्चुअली में, शॉर्ट में तो कहते हैं वो शॉर्ट है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो कुछ ना कुछ मिसिंग है तो आप 100 नंबर की तो स्टडी कर नहीं रहे हो। जैसे 50 नंबर का आयुर्वेद है, आप शॉर्ट नोट स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपने 40 या 35 नंबर का स्टडी करोगे, 15 नंबर तो आपने ऑलरेडी मिस कर दिया। कि आप कितनी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो मिस करोगे। तो अब 35 में से 100 नंबर कोई नहीं लेके आ सकता। 35 में से मतलब 35 का 100% 35 होता है, तो कोई नहीं लेके आ सकता। उसका भी आप 75% 80%, वही 25 से 27 नंबर लेके आते हो, इसलिए आपके नंबर कम आते हैं। आप पूरा 100% स्टडी करो एक सिस्टमेटिक तरीके से, और एक प्लानिंग के साथ स्टडी करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुरुष अकॉर्डिंग टू धातु वेद। धातु वेद से पुरुष का संगठन। अभी जो ये टॉपिक है धातु वेद से पुरुष का संगठन, अब देखो ये फिजियोलॉजी में भी है, एनाटॉमी में भी है और पदार्थ विज्ञान में भी है। मतलब एक टॉपिक 3 सब्जेक्टों में आ रहा, तो हम समझ लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब है पंचभौतिकत्म त्रिगुणत्म त्रिदोषमयता। तो ये पुरुष का पांच भौतिकतम त्रिगुणात्मक एवं त्रिदोषमयता, मतलब जो अपना पुरुष है, मतलब अपनी जो बॉडी है, ठीक है, उसका पांच भौतिक किस तरीके से पंच महाभूतों से बना है, किन कौन कौन से गुणों से कौन कौन चीज़ें बनी हुई हैं, और त्रिदोष भाई अपने दोषों की क्या साम्यता बॉडी में, इसके बारे में नॉलेज करेंगे अपन। अब आता है फिर कर्म पुरुष। कर्म पुरुष एक इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि कर्म पुरुष किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ कर्म पुरुष। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये सिलेबस से पता लगता है कि भाई कौन कौन सा आप उनको स्टडी करना है और कौन कौन सा आपको लेफ्ट करना है। जैसे कि बहुत से आपने बुक ले ली, भाई आपने देखा सिलेबस के अनुसार आपने बुक ली, तो बुक में भी कोई ना एक या 2 पॉइंट मिसिंग रहते हैं, क्योंकि कोई भी 100% कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो मैं नोट्स बनाऊंगा आपको पूरा 100% कंप्लीट दूंगा, और उसमें मैं टिक कराऊंगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं दूंगा साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट श्लोक दूंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, अपन स्टडी पूरा करेंगे लेकिन फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे करेंगे। कि मैं आपको पहले ही हाईलाइट करा दूंगा, पहले ही मार्क करा दूंगा कि ये आपको स्टडी करना है। अब है दोष धातु मल मूलकत्व, मतलब शरीर की दोष धातु मल मूलकता। भाई शरीर में जो दोष है, धातु है और मल है, किस तरीके से जुड़े हुए, किस तरीके से बने हुए, शरीर में क्या योगदान है इनका। तो ये 10 पॉइंट है अपने पहले चैप्टर में, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर अपना 5 क्लासों में कम से कम कंप्लीट होगा। तो मतलब जो अपना अगस्त का महीना है फर्स्ट चैप्टर में जाएगा। उसके बाद में जो अपने बचेंगे 12 चैप्टर, वो सितंबर में कंप्लीट करा दूंगा। रेगुलर क्लास होगी, संडे का ऑफ रहेगा, ओनली संडे का ऑफ रहेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं संडे का ऑफ रहता है, बाकी फिर रेगुलर क्लास रहती है। अध्याय प्रथम शरीरोपक्रमणीय शारीर। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया, 15 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया सिलेबस को समझाने में, क्वेश्चनों को समझाने में। तो पहला है शरीर शब्द की व्याख्या, क्योंकि अपना जो पहला पॉइंट था यही तो था, शरीर एंड शारीर वाक्य, मतलब डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर। तो पहले शरीर शब्द की व्याख्या। देखो ये वर्डों पे ध्यान देना, शरीर है ना कि शारीर। एक आएगा शरीरी भी आएगा, 3 वर्ड होंगे मिलते जुलते, शरीर, शारीर और शरीरी। तो आप कन्फ्यूजन रहोगे एग्जाम में कि भाई कौन सा पूछा। तो ये ध्यान रखना कि शरीर ओनली शरीर है, मतलब अपनी बॉडी की बात कर रहा है, ऐसे समझो कि भाई ये शरीर शब्द की व्याख्या। तो अब इसकी अलग अलग आचार्य चरक ने अलग बोला, आचार्य सुश्रुत ने अलग बोला, वैदिक दर्शनों में अलग बोला, पर्यावाची के अनुसार इनका अलग मीनिंग है। तो सबके अनुसार क्या मीनिंग निकलेगा इस शरीर का, वो अपन को डिटेल में स्टडी करना है। क्योंकि अब मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखो, सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखो। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे 2 पॉइंट पढ़ा के आगे बढ़ जाऊँ। या फिर अपन, क्योंकि अपन 50 नंबर का पूरा पढ़ेंगे, आपको आगे जाके पीएमटी भी देना, AIPGT जो पोस्ट ग्रेजुएशन PG की एग्जाम है वो भी देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पैसे दे रहे हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो। आपको बता तो दिया जाएगा भाई ये एग्जाम में आएगा, आपको आंसर ये लिखना है, ये तो गई पास होने की बात। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास में वो चीज़ भी मिले पास होने के लिए, साथ में आपको स्कोरिंग और आपको नॉलेज भी मिले। इसलिए मैं पूरा फोकस करता हूँ कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, तो डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आपको स्टार मार्क करते जाऊँगा कि इसका मीनिंग भी है, क्योंकि कभी डिफ़िकल्ट पेपर बनता है तो आपको आसानी से हो। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, क्या पूरी, जैसे कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, तो क्या सब जगह लागू है? देखो तो पूरी इंडिया में सिलेबस सेम है BMS का। तो आप कोई से भी राज्य से हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए बिल्कुल सेम है। ओके,
तो अब स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से, शब्द रचना जैसे कि ये बना कैसे, शरीर बना कैसे, तो रचना की दृष्टि से इसका मीनिंग क्या, डेफिनेशन अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग अर्थों के अनुसार इसका मीनिंग चेक करेंगे अपन। तो अपन एक सार्थक परिभाषा निकालेंगे इसकी, श्रेय धातु प्लस इरण प्रत्यय। तो ये शरीर शब्द है ना, तो कौन किससे बना कि श्रेय धातु, संस्कृत का एक श्रेय धातु है उससे बना है, और इरण प्रत्यय से। अब जो संस्कृत के ज्ञाता होते हैं तो क्या बोलते हैं कि हिंसा अर्थ वाली श्रेय धातु से, हिंसा अर्थ वाली श्रेय धातु से इरण प्रत्यय करने पर शब्द बना है। कौन सा बना है, शरीर। इरण प्रत्यय, इरण प्रत्यय मतलब कि जो श्रेय धातु में अगर इरण प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपन शरीर शब्द की व्युत्पत्ति होगी, मतलब शरीर शब्द बनेगा। व्युत्पत्ति बोला मैंने, व्युत्पत्ति एक होता है निरुक्ति और व्युत्पत्ति। क्या डिफरेंस है, व्युत्पत्ति मतलब शब्द कैसे बनता है, कि कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा धातु लगा है, कौन सी प्रत्यय लगा है, कौन सी मात्रा लगी है, तो शब्द की रचना कैसे हुई। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई अपने शरीर में रचना कैसे है, कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक सिर है, ठीक है, चेस्ट है, ये इस तरीके से मिलके ये सारा अपना शरीर बना। तो ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कि श्रेय धातु में इरण प्रत्यय लगा तो शरीर शब्द बना। तो श्रेय धातु का मीनिंग क्या है, कि हिंसा अर्थ वाली। हिंसा, हिंसा का मीनिंग क्या होता है, जो अपने मन से, वाणी से, कर्मों से किसी को नुकसान पहुंचा जाए, किसी को आघात पहुंचा जाए। जैसे किसी को बुरा बोल दिया वो भी एक तरह की हिंसा है, ठीक है, किसी को डंडा मार दिया वो भी एक तरह की हिंसा है। तो हिंसा अर्थ वाली श्रेय धातु से इरण प्रत्यय करने पर शब्द बना है, जिसका अर्थ निम्न प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। अब ये शब्द बन गया, लेकिन इसका अर्थ क्या ग्रहण करें, तो अर्थ बोल रहा है कि सीरियते इति शरीरम, कि समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। अब अपनी बॉडी की बात हो रही है, तो मतलब सीरियते इति शरीरम। अब ये सबसे सीधी निरुक्ति है। निरुक्ति का मीनिंग क्या होता है, व्युत्पत्ति तो मैंने बता ही दिया। तो निरुक्ति क्या होती है, कि एक छोटी सी परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा क्या बोलते हैं ना, कि आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, भाई बोलना क्या चाहते हो, समझाना क्या चाहते हो, मशीन की वो परिभाषा पूछता है उसी तरीके से, कि भाई सिंपल सी बात ये है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो शरीर का मीनिंग का वर्ड क्या है, सीरियते इति शरीरम। अब मैं इसको यहाँ भी छोड़ सकता था, लेफ्ट कर सकता था, आगे बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। तो अपनी जो बॉडी, जैसे जैसे अपन, जैसे कि 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के, 4, फिर 10, फिर 20, 25, 30, फिर इस तरीके से अपन अपनी उम्र के साथ क्षरण हो रहा है, मतलब समय अनुसार, टाइम के अनुसार अपनी जो बॉडी का हास ही तो हो रहा है, अपन मृत्यु के करीब जा रहे हैं, अपन डेथ के करीब जा रहे हैं। जैसे अपन ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया तो अपन 1 साल कम हो गई अपनी आयु की। तो समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। क्लियर बात। तो ये इसकी पहली है। अब दूसरी देखो, पहला क है, फिर ख, सीरियते हिनस्ति आत्मनम इति शरीरम। अब देखो ये तो आपको याद कर लेनी है, सीरियते इति शरीरम निरुक्ति है छोटी सी। अब दूसरा वाली याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद है, जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे उसे शरीर कहते हैं। अपने अंदर, जैसे कि आप बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि यहाँ पे लिखा है जो निरंतर गति करने के कारण, बहुत सा व्यक्ति बोलता है मैं तो रूम में रहूँगा, क्या मेरे शरीर की गति नहीं होगी। आपके शरीर में गति हो रही है ऑलरेडी, आपका रक्त परिवहन हो रहा है, मतलब ठीक है, धातुओं का पोषण हो रहा है, धातुओं की गति हो रही है, मलों की गति हो रही है, तो बॉडी में तो गति चल रही है। आप बाहरी गति मत करो, लेकिन आपकी आंतरिक गति तो चल रही ना। तो जो निरंतर, और जैसे कि ये गतियाँ रुक गई, जैसे कि हार्ट पंप करना बंद हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, ठीक है, जो अपने जो वाटर है या फिर जितने भी आइंस है, जितने भी पोषक तत्व हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो गया, तो व्यक्ति डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे, मतलब ये काम करेगा, तो धीरे धीरे अपने शरीर की क्या आयु छिन्न होगी, मतलब कम होगी, अपने आप को नष्ट करता रहे उसे शरीर कहते हैं। अब आप बोलोगे, यहाँ भी बोल रहा है कि समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे, और यहाँ भी बोल रहा है कि भाई नष्ट कर रहे हो। आप बोलोगे सर वृद्धि भी तो हो रही है ना, विकास भी तो हो रहा है, आपने एक सेल थे युग्मनस से आपने इतना बड़ा शरीर बनाया, विकास भी तो हो रहा है, क्या उसको शरीर नहीं बोलेंगे, उसको भी शरीर बोलेंगे। तो ये मतलब अलग अलग आचार्यों ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एक ग्लास है, एक आचार्य ने बोला कि ये आधा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे आचार्य ने बोला कि ये आधा पानी से खाली है, मतलब आधा ग्लास खाली है। दोनों आचार्य सही हैं। तो एक आचार्य ने, जिसने ये परिभाषा दी ना सीरियते इति शरीरम, उसने 6 के रूप में दी कि भाई ये हानि हो रही है आपकी आयु की। अब वृद्धि वाला दूसरा बताएगा, अपन आगे पढ़ेंगे भाई। तो बात दोनों की सही है। फिर अपन जो लास्ट में अपन क्या करते हैं, अपन चिकित्सक हैं, अपन डॉक्टर बन रहे हैं,
तो अपन को देखो अलग अलग आचार्यों की, आचार्य चरक की, आचार्य सुश्रुत की, आचार्य वाग्भट की, तीनों की चीज़ें अपन को पढ़नी है, ठीक है। और लास्ट में अपन को जो बेस्ट है उस चीज़ को अप्लाई करना है, उसको चिकित्सा में अप्लाई करना है, तभी तो अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो अपन जो चिकित्सक उपयोग है वो भी अपन को बताऊंगा मैं कि भाई एनाटॉमी क्यों स्टडी करते हैं चिकित्सा की दृष्टि से। आप बोलोगे कि फिजियोलॉजी में तो इस तरीके से काम हो जाता है, लेकिन एनाटॉमी का तो स्ट्रक्चर है, तो जब तक प्रकृति नहीं समझोगे तो विकृति का कैसे ज्ञान होगा। आपके सामने प्रकृति, आपको पता है कि भाई जैसे कोई बोन है फ्रैक्चर होगी, आपको उसकी प्रकृति का ही पता नहीं कि भाई इस तरीके से एंगल में जुड़ी हुई होती है, ये इससे अटैचमेंट होता है, इसके इस मसल से अटैचमेंट होता है, वही आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उसकी ठीक कैसे करोगे। तो पहले विकृति को जानने से पहले प्रकृति का नॉलेज, मतलब जो साम्य अवस्था है उसका नॉलेज होना अनिवार्य है। तो जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे उसे शरीर कहते हैं। ये तो हो गई क्षय के रूप में। प्रत्येक क्षण क्षीण अवस्था को प्राप्त हो उसे शरीर कहा जाता है, मतलब इसी की तीसरी परिभाषा है, मतलब एक तरीके से कि प्रत्येक क्षण क्षीण अवस्था को, भाई अब देखो एक पल भी, एक मिनट भी, जैसे कि आप सो रहे हो तो आप ऐसे थोड़ी सोच रहे हो कि भाई मैं मेरी आयु रुक गई, नहीं, आपका फिर भी आपका जो आपके श्वसन प्रश्वसन चल रही है, श्वसन क्रिया चल रही है, ठीक है, पाचन क्रिया चल रही है, आपके मल मूत्र बनने की प्रोसेस चल रहा है, तो आपकी बॉडी तो एक्टिव है, काम कर रही है। तो प्रत्येक क्षण मतलब प्रत्येक एवरी पल, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड क्षीण अवस्था को प्राप्त हो उसे शरीर कहा जाता है। तो आप जब क्वेश्चन आए कि शरीर शब्द की व्याख्या लिखिए या शरीर शब्द की निरुक्ति लिखिए, क्वेश्चन आएगा कि आचार्य चरक के अनुसार लिखो तो चरक की स्पेसिफिक लिख लेना है, क्वेश्चन आएगा चरक सुश्रुत के अनुसार तो स्पेसिफिक लिखनी है, नॉर्मल आ जाए तो आपको ये लिख देना है कि सीरेते इति शरीरम। आपको इनमें से कोई से भी एक लाइन याद रह जाए वो आपको लिख देनी है। मैं जब ऐसे पीछे को क्वेश्चन दूंगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपसे सोल्व भी कराऊंगा मैं, तो आपको बताऊंगा किस तरीके से आंसर लिखना होता है ताकि नंबर आपके अच्छे मिले। क्षीण होना, विसंकलन होना, विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर की उपचय नहीं अपचय की प्रक्रिया, मतलब कैटाबॉलिक का ज्ञान कराने वाले, इसलिए शरीर कहते हैं। मतलब क्षीण मतलब कमजोर होना या फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होना, विसंकलन होना, विघटित होना, जैसे कि अपन धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाता है अपना शरीर कमजोर होता जाता है, ठीक है, जो बॉडी के अंग काम करना बंद कर देते हैं, वही मीनिंग बता रहा है कि क्षीण होना, विसंकलन होना, विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर की अपचय की प्रक्रिया, मतलब कैटाबॉलिक का ज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए शरीर कहते हैं। तो ये मॉडर्न के हिसाब से, बाकी ये सब आयुर्वेद के हिसाब से। तो आपको बस एक इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, ये सीरियते इति शरीरम, समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से बढ़ के आगे बढ़ सकता था, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर हर सब्जेक्ट का बेस होता है, तो बेस को थोड़ा टाइम दे सकते हो, फिर बाकी अपन जैसा मैं बताऊँगा ना बहुत ईजी वे में बताऊँगा, क्योंकि जो पता बच्चे क्लास ले उनको पता है मैं किस तरीके से स्टडी कराता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। अब आता है पर्याय शब्दों के अनुसार। तो पर्याय शब्द मतलब सिनोनिम्स। अब पर्याय किसको बोलते हैं, सिनोनिम्स से, पर्यायवाची, कि भाई अपन बात कर रहे हैं शरीर शब्द की व्याख्या, उसकी पहले तो बात कर ली अपन ने शब्द रचना की दृष्टि से, भाई किस तरीके से शब्द बना। फिर पर्याय शब्दों के अनुसार, पर्याय शब्द मतलब सिनोनिम्स के अनुसार, भाई इसका सिनोनिम्स के अनुसार क्या मीनिंग है। तो शरीरवाचक दो शब्द हैं, पहला है देह और दूसरा काय, तो इसके दो पर्यायवाची हैं, दो सिनोनिम्स हैं, पहला देह और दूसरा काय। तो अब काय का मीनिंग क्या है और देह का मीनिंग क्या है ये अपन को जानना है। तो देह का, देही धातु घन प्रत्यय, तो ये देह किससे बना है, देही धातु प्लस घन प्रत्यय। अब देखो शुरुआत लेवल में, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से, ये किस तरीके से बना, किस तरीके से पर्यायवाची है, किस तरीके से इसका मीनिंग क्या है। तो देह में धिन्न धातु घ प्रत्यय, इसका मीनिंग क्या है, वृद्धि या विकासित विकसित होना। वहाँ पे देखो छः की बात कर ली, अब एक पर्यायवाची के अनुसार देखते हैं तो ये शरीर की अलग डेफिनेशन बताएगा, जो विकसित होता है, जो विकास करता है वो शरीर है। वहाँ पे क्या बताया था, सीरेते इति शरीरम, जो जिसका निरंतर क्षरण होता है, जो निरंतर क्षय को प्राप्त हो शरीर शरीर कहते हैं, वहाँ पे ये बात बढ़ा था। और यहाँ पे क्या आ गया, वृद्धि या विकसित होना। अब देखो एक आचार्य ने तो वही बताया ना, मैंने ग्लास का एग्जाम्पल दिया, एक आचार्य ने बोला कि आधा ग्लास पानी से, मतलब आधा ग्लास पानी से भरा हुआ, एक बोल रहा है कि आधा ग्लास खाली है, बात दोनों की सही है, तो यहाँ भी सही है। तो वृद्धि या विकसित होना। धार्यते अनिने इति देह, जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। अब अपने शरीर को धारण कर रखा है, अपने अंग प्रत्यंग, अपनी बॉडी, सबको, आत्मा को धारण कर रखा है, तो मतलब किसका धारण कर रखा है अपने शरीर ने, आत्मा का धारण कर रखा है। तो धार्यते अनिने इति देह, जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। देह यानी धारण, धार्यते अनिने इति। अब ये कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिक के लिए है, ठीक है। बस आपको इतना याद करना है कि भाई पर्याय शब्दों के अनुसार दो वर्ड होते हैं, देह और का,
ठीक है। देह का मीनिंग होता है वृद्धि या विकसित होना, इतना याद कर लो काफ़ी है। और ये जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। सिंपल सा देखो, सिंपल बनाना सीखो, हर चीज़ को आपको रटना नहीं है, हर चीज़ को समझना पड़ता है, समझना जानना पड़ता है कि वो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, धार्यते अनिनय इति, जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या है देह का? वृद्धि या विकसित होना। अब सिंपल सी बात है कि जो निरंतर वृद्धि करे, जो समय के अनुसार विकसित हो, उसे शरीर कहते हैं। अपन एक जायगोट से लेकर इतना बड़ा शरीर धारण किया है, वृद्धि हो रहा है, विकसित हो रहा है, तभी तो अपन को जान रहे हैं, मतलब इसलिए तो इसको देह का मीनिंग समझ में आया, क्योंकि अपन विकसित हो रहे हैं लगातार। एक युगमनस से लेके पहले अपन ने माता के पेट में विकास किया, फिर अपन ने बाहर जन्म लिए, 250 ग्राम से 3000 ग्राम तक अपन का वजन होता है, धीरे धीरे को अपना 50 से 60 किलो के हो गए, तो विकसित ही तो हो रहे हैं एक तरीके से। तो देह का मीनिंग क्या है? वृद्धि या विकसित होना। तो ये अपनी शरीर की बात हो रही। काय, यह शरीर का पर्यायवाची, अपन को जानते हैं, यहाँ पे लिख दिया कि पर्याय शब्द के अनुसार काय, यह शरीर का पर्याय है। तो इसका मीनिंग क्या है? चीते अनिनैति काय, जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। अपने शरीर का पोषण भी तो होता है, बिना एनर्जी के, बिना पोषण के अपना शरीर विकास करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये पर्यायवाची शब्द एक तरीके से विकास की दृष्टि से देखे गए। वहाँ पे क्या था, जितना भी शब्द रचना की दृष्टि से सब 6 वाली, कमजोर वाली स्थिति, और पर्याय की दृष्टि से क्या था? विकसित, पोषण, वृद्धि। तो अलग अलग आचार्य ने अलग अलग मीनिंग दिए। बात सबकी सही है, कोई झूठा नहीं है, कोई गलत नहीं है, बात सबकी सही है। क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको आचार्य के अनुसार लिख देना है। और क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में, आ जाए 10 नंबर में, तो आपको फिर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, भाई चरक के अनुसार याद कर लें, सुश्रुत के अनुसार याद कर लें, काफ़ी हो गया, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन आ गया 10 नंबर में कि शरीर शब्द की से विस्तार व्याख्या कीजिए, तब क्या करोगे? इसलिए मुझे ये पढ़ाना आवश्यक है। काय शब्द अग्निवाचक है, काय शब्द अग्निवाचक है। सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, मतलब केमिकल चेंज, अग्नि द्वारा होते हैं, अतः इसमें क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। तो ये बात बोल रहा है कि काय शब्द अग्निवाचक है। जो काय है ना, तो इससे अपन दोनों चीज़ें जान सकते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या है? तोड़ने वाली। एनाबॉलिक क्या है? बनाने वाली। मतलब आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। तो काय शब्द अग्निवाचक है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अष्टांग हृदय पढ़ी होगी, उनको एक वर्ड आता है चैप्टर नंबर 11 में कि काय अग्नि को विस्तार से समझाइए, ठीक है। काय अग्नि किसको बोला है? जठरा अग्नि को ही काय अग्नि बोला गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जठरा अग्नि या काय अग्नि, तो जठरा अग्नि तो आप जानते हो कि फिजियोलॉजी में स्टडी कर लेते हो, लेकिन काय अग्नि नहीं समझ पाते। काय अग्नि जठरा अग्नि को ही बोला जाता है। तो काय शब्द अग्निवाचक, मतलब काय का मीनिंग क्या है कि ये अग्नि से रिलेटेड है। सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, मतलब जो शरीर में अपने जो भी चीज़ें टूट रही हैं, बन रही हैं, ठीक है, जैसे कि आरबीसी हैं, 120 दिन में नहीं बनती हैं, तो उनका डिस्ट्रक्शन है, मतलब एक तरीके से नष्ट होना, फिर उनका बनना। तो ये सब चेंजेस जितने भी शरीर में बन रहा है, नष्ट हो रहा है, तो सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज अग्नि द्वारा होते हैं, अतः इससे क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। तो जैसे कि देखो, वो अपन ने खाना खाया तो अग्नि अपनी जठराग्नि। अब जठराग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, उससे भोजन पचा, मतलब टूट रहा है। अब उस पचे हुए भोजन से नए अणु बनेंगे, जैसे कि अपने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनेगा, ठीक है, मल बनेगा। तो बन भी तो रहा है और टूट भी रहा है, तो अग्नि के माध्यम से ये। तो सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन अग्नि द्वारा होते हैं। तो ये आपको समझो, आयुर्वेदा फिजियोलॉजी समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। अतः इससे क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। इन अपचय, क्षय और उपचय, मतलब कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की प्रक्रियाओं को संयुक्त नाम मेटाबोलिज्म है। वही बात अपनी, ये कोई लिखने की बात नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया, क्योंकि अपना पहला चैप्टर है, बेसिक है। तो बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा, फिर मैं बार बार बोलूँगा तो आपको फिर कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। जब ये मतलब मेटाबॉलिज्म अर्थात कायाग्नि व्यापार अच्छी तरह से सही अनुपात में चलता रहे, तब शरीर का सम्यक धारण होता है। जबकि तब दोष धातु और मल साम्य अवस्था और प्राकृत अवस्था में रहते हो। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपकी जठराग्नि या कायाग्नि सही है, तो प्रॉपर रूप से जो टूट रहे हैं, मतलब कैटाबॉलिक हो रहा है, वो सही होगा। फिर उसका मेटाबॉलिक, मतलब एक तरीके से एनाबॉलिक, मतलब एक तरीके से जो निर्माण हो रहा है, वो भी ठीक होगा। तो सब कुछ साम्य अवस्था में रहता है। जितना टूट रहा है, जितना मतलब बॉडी को आवश्यकता है उतना तोड़ रहे हैं, जितना बॉडी को आवश्यकता है उतना बना रहे हैं। जैसे कि आरबीसी का सम्यक रूप से 120 दिन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और बन भी रही है साथ में, इतनी बन रही है, इतनी टूट रही है, तो साइकिल चल रहा है, निरंतर साइकिल चल रहा है। प्रॉब्लम तब आती है, मान लो कि एकदम ज़्यादा टूट गई आरबीसी का, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब रक्त की कमी हो गई,
या फिर बहुत ज़्यादा बन गई, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में बन गई कि बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर में आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी की जगह भी आरबीसी हो गई, तो भी नुकसान। तो ये बोलता है कि ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, अग्नि के ऊपर, काय अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्योंकि, तो समझ में अब क्या, अब देखो ये क्यों लिखा मैंने, इतना सारा क्यों लिखा, मैं इतना भी लिख सकता कि ये शरीर का पर्याय है जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं, ये शब्द बात खत्म। इसको आप क्रॉस मार सकते हो ऐसे, भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना सा मीनिंग पढ़ लिया, मैंने इतना सा मीनिंग पढ़ लिया, काफ़ी है। तो ये होते हैं शॉर्ट्स। आप उनको शॉर्ट नहीं पढ़ना, क्योंकि आप पैसे दोगे तो मैं एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। लेकिन हाँ, लास्ट में मैं आपको जब क्वेश्चन दूंगा ना, और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं तरीका बता दूंगा, आपको बस ये लिखना है। लेकिन नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए ना, नॉलेज पूरी हो, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आपको मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन दूंगा, हर चैप्टर के श्लोक दूंगा, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, मतलब, और नोट्स तो आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास अपन इतनी करेंगे। अब जिसको क्लास लेनी है रेगुलर क्लास, वो रजिस्ट्रेशन करा लेना, क्योंकि आज की नाइट है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। कल तो हम लास्ट 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि मुझे ग्रुप भी बनाना है, उन बच्चों को ऐड भी करना है, 25 बच्चे पहले ही वेटिंग कर रहे हैं, तो उनको रूल रेगुलेशन ही बताने हैं, उनको मटेरियल भी भेजना है। तो 12 बजे से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, मतलब आज की रात आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए है। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। तो आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो ये लास्ट क्लास है, कल से अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट है, शुरू से क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आप एंजॉय करोगे क्लास, क्योंकि मैंने कम से कम ये मेरी 5वीं 6ठी क्लास है, क्योंकि उससे पहले मैं अष्टांग की पदार्थ की 2 बैच निकाल चुका हूँ, मतलब करवा चुका हूँ, अष्टांग और पदार्थ। अभी दूसरा रनिंग में भी चल रहा है अष्टांग पदार्थ, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। तो ये अपनी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कल से रेगुलर क्लास है, उसके बाद क्लास स्टार्ट करने के बाद में कोई एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता है बच्चों को, अदर बच्चे ऐड करते हैं, उसको रूल रेगुलेशन बताने पड़ते हैं, फिर दोबारा से पीडीएफ मांगता है, उसको पता ही नहीं कि क्या क्या बातें हो चुकी हैं ग्रुप में। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, क्लास लेनी है, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करा लेना। 999 फीस है, 999, ठीक है। तो आपको मैं मैसेज कर दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मिलते हैं कल रेगुलर क्लास में, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके साथ। थैंक यू, जय हिंद। ओके, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।